हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 17 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम फॉर पावर लाइंस के बारे में। यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर सर्स ने, जो कि चेन्नई बेस्ड रिसर्च सेंटर है, उन्होंने यहाँ पर एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। इसके अंदर अगर पावर ट्रांसमिशन फेलियर होता है टावर्स लाइन के अंदर, तो यहां पर उसको जल्द से जल्द रिट्रीव कर लिया जाएगा उस पावर को। ERS जो है वो एक लाइट वेट मॉड्यूलर सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है एज टेम्प्रोरी सपोर्ट स्ट्रक्चर, ताकि अगर पावर फेलियर होती है तो इसको यहां पर रिस्टोर कर लिया जाए इमीडिएटली। जब भी कोलैप्स होती है इस तरह के टावर के अंदर, तो अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है जैसे कि साइक्लोन, अर्थक्वेक या फिर मैन मेड डिसरप्शन अगर कुछ भी होता है, तो यहां पर वो इसको रिस्टोर करने में पावर को काफ़ी हेल्पफुल होगा। ERS की अगर बात की जाए तो वो ये काफ़ी जो है हाईली स्टेबल बॉक्स सेक्शन के थ्रू इसको स्ट्रक्चर किया जाता है। ये काफ़ी लाइट वेट होता है, मॉड्यूलर होता है और इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। इसके अलावा ERS जो है उसको असेंबल करना भी काफ़ी आसान है। जो भी डिजास्टर साइट हैं वहाँ पर अगर रिस्टोरेशन करनी है पावर की तो काफ़ी इजी हो जाता है। इसके अलावा अगर परमानेंट रिस्टोरेशन करना है तो काफ़ी समय लग जाता है अगर पावर फेलियर होती है तो उस केस में भी ERS काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है इसकी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि देखिए अगर पावर ट्रांसमिशन फेलियर होता है तो कॉमन लाइफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा जो मॉनेटरी लॉस होता है, यानी मनी का जो लॉस होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं पावर कंपनीज, उनको रेगुलर वे में पावर चाहिए होता है। तो अगर पावर लॉस होता है तो यहाँ पर मनी का भी लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगली न्यूज़ है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी के बारे में। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि CIC के तौर पे। उनके अपॉइंटमेंट से पहले वो एज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर सर्व कर रहे थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। तो ये जो सर्व कर रहे थे वो ये पद को वो जनवरी 1 2019 से कर रहे थे। अब जान लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। देखिए RTI एक्ट 2005 जो है वो प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके अलावा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को भी सारे के सारे स्टेट्स में। CIC जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2005 में अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। इसके अलावा जो जुरिस्डिक्शन है इस कमीशन की वो एक्सटेंड करती है ओवर ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में जान लेते हैं। देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, यानी कि CIC को। इस तरह से जो नंबर होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर के, वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं 10 से ज़्यादा। यानी कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसको देखा जा सकता है, लेकिन इन जनरल ये 10 से ज़्यादा इसको एक्सीड नहीं किया जा सकता है। अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए जो मेंबर हैं, जो मेंबर होते हैं इसके, वो पर्सन होने चाहिए एमिनेंस ऑफ पब्लिक लाइफ में। इसके अलावा उनको वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस होनी चाहिए लॉ की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की। तो इस तरह की अगर एलिजिबिलिटी है तो उनको यहाँ पर CIC के तौर पर चुना जा सकता है। CIC या IC वो MP या MLA नहीं होने चाहिए, या इस तरह की कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करनी चाहिए, या कनेक्टेड उनको नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो कि अभी सर्व कर रहे हैं नेशन को। तो इस तरह के लोगों से इनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ओथ किस तरह ली जाती है इनकी। देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनकी ओथ जो है प्रेसिडेंट या कोई भी ऐसा अदर पर्सन जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में हो, वो उनको अपॉइंट कर सकता है, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो। अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। देखिए मेंबर ऑफ कमीशन जो है उनको अपॉइंट किया जाता है एक कमिटी के द्वारा, जिसको कंसिस्ट करते हैं PM एज ए चेयरपर्सन। इसके अलावा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा में वो इसके मेंबर होते हैं, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको PM अपॉइंट करते हैं। तो इन सबको मिला करके जो एक कमिटी बनती है, एक कमीशन बनती है, उनके द्वारा CIC को अपॉइंट किया जाता है। रेजिग्नेशन किस तरह से दिया जाता है। देखिए CIC या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो अपना रेजिग्नेशन किसी भी समय दे सकते हैं।
तो उनको लिखना होगा अपने हाथ से यहाँ पर और एड्रेस करना होगा प्रेसिडेंट को कि वो अपने ऑफिस से रिजाइन करना चाहते हैं, यानी कि हैंड रिटन में उनको अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के सामने देना होगा। रिमूवल प्रोसेस क्या होती है? देखिए, सीआईसी या आईसी को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट अगर किसी तरह का मिसबिहेवियर उनके अगेंस्ट में प्रूफ होता है या कोई इनकैपेसिटी प्रूफ हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पर जो रेफरेंस है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा और रिपोर्ट जो है जहां पे ये कहा जाता है कि इनको रिमूव किया जाएगा तो उसमें उस ग्राउंड को मेंशन किया जाना होना चाहिए कि किस ग्राउंड पर इनको यहां इस ऑफिस से रिमूव किया जा रहा है। प्रेसिडेंट जो है वो भी उनको रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से अगर जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट या कन्विक्टेड होता है किसी सर्टेन ऑफेंस को लेकर के, तो यहां पर प्रेसिडेंट भी उनको रिमूव कर सकते हैं। अगली न्यूज है सौमित्र चैटर्जी जी के बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक कंडोलेंस यहां पर व्यक्त की है जो लेजेंडरी बंगाली एक्टर सौमित्र चैटर्जी के निधन के समय। सौमित्र चैटर्जी जो थे वो एक इंडियन फिल्म एक्टर थे, वो बंगाल में काफ़ी फेमस थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1935 में हुआ और 2020 में इनकी डेथ हो गई। उनको जो जाना जाता था उनकी कोलैबोरेशन के वजह से, जहां पर उन्होंने ऑस्कर विनिंग फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ काम किया था। तो यहाँ पर उन्होंने उनके साथ 14 फिल्म में काम किया, जिसकी वजह से ये काफ़ी जाने जाते थे और काफ़ी चर्चित अभिनेता थे। बंगाल जगत में इनका काफ़ी नाम है सौमित्र चैटर्जी जी का। कौन कौन से अवार्ड्स और ऑनर्स इनको मिले हैं? देखिए, 1999 में सौमित्र चट्टोपाध्याय जो थे वो पहले इंडियन फिल्म पर्सनालिटी बने थे जिनको कन्फर किया गया था यहाँ पर विद द ऑर्डर डेस आर्ट्स एट्स डेस लेटर्स, जो कि फ्रांस की हाईएस्ट अवार्ड होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1999 में। इसके अलावा ये दादा साहब फाल्के अवार्ड भी जीत चुके हैं जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा जगत के अंदर। इसके अलावा बंगाली थिएटर में भी इनका काफ़ी नाम है। इन्होंने यहाँ पर भी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड को रिसीव किया था 1998 में, जो कि संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा इनको दिया गया था। इसके अलावा इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा के द्वारा भी इनको अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको 2004 में सम्मानित किया था। तो काफ़ी बड़े और लेजेंडरी एक्टर थे ये। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।